फिल्म की शुरुआत होती है अंटार्कटिक ओशन से। सर्दियों के मौसम में एक बहुत बड़ा शिप जमे हुए समंदर के अंदर फंस चुका था। कैप्टन हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे कि वो इस जहाज को और अपने सभी पैसेंजर को सेफली इस इलाके से निकाल दें, लेकिन ठंड बढ़ती ही जा रही थी और यहाँ जिंदा रहना मुश्किल था। ऐसे ही बर्फानी तूफानी रात में इन्हें किसी आदमी के चिल्लाने की आवाज आती है। वह मदद के लिए चिल्ला रहा था। कैप्टन अपने कुछ साथियों के साथ उसकी मदद के लिए यहाँ पहुंचे तो उस आदमी ने कहा, प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ या फिर मुझे मार दो, मुझे यहाँ तड़पने के लिए मत छोड़ो। और कैप्टन को उस पर दया आ गई और उसे वह अपने शिप पे ले गया। पर उसे शिप में ले जाते ही एक मॉन्स्टर उनके पास आ जाता है, जो कि असल में उस आदमी के पीछे पड़ा था। यह भयानक जीव लोगों पर हमला करना शुरू कर देता है। सभी उससे लड़ते हैं पर कोई जीत नहीं पाता। गोलियों का भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। यह देखते हुए एक सोल्जर मिनी रॉकेट जैसी एक गन से उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन मॉन्स्टर उससे नहीं मरता। वह बस उस शिप से नीचे गिर जाता है। वह गुस्से में आकर शिप को जोर जोर से हिलाने लगा, जिससे शिप में बहुत तोड़फोड़ होने लगी। साथ ही लोगों की जान भी खतरे में पड़ चुकी थी। इस चीज को देखकर कैप्टन ने उस शॉटगन से उस बर्फ वाली जगह पे एक शॉट मारता है और बर्फ का कुछ एरिया वहां से टूटकर एक होल बना देता है, जिसमें मॉन्स्टर गिरकर डूब जाता है। कैप्टन को लगा कि मॉन्स्टर अब मर चुका है, पर ऐसा नहीं था। खैर सुबह हो गई थी, उस आदमी को होश भी आ गया था। कैप्टन उस आदमी के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि वह मॉन्स्टर उसके पीछे क्यों पड़ा था। यह सवाल सुनते ही वह आदमी अपनी कहानी सुनाने लगा और सीन्स पास्ट में चला जाता है और हम देखते हैं कि वह आदमी जिसका नाम विक्टर था, हम उसका बचपन को देखते हैं जिसमें वह 12 साल का था। विक्टर एक बहुत बड़े साइंटिस्ट का बेटा था और उसके पिताजी भी चाहते थे कि वह एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बने तथा एक अच्छा डॉक्टर बने, लेकिन उनकी साइंस का कोई फायदा नहीं हुआ। जब विक्टर ने देखा कि वह अपनी माँ को नहीं बचा पाए, वह अपने डैड पर गुस्सा करता है। क्या फायदा इस साइंस का जिससे हम अपनी माँ को भी नहीं बचा पाए। इससे उसके डैड उसे समझाते हैं कि किसी इंसान को जिंदा करना हमारे बस की बात नहीं, और यहीं से विक्टर की लाइफ का एक नया सफर शुरू हो जाता है और वह ठान लेता है कि वह कोई न कोई ऐसा रास्ता निकाल लेगा जिससे कि वह मरे हुए इंसानों को जिंदा कर सके। और सीन्स कट करके प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जहां पर वह मॉन्स्टर पानी के नीचे दबा था वह दोबारा पानी से निकल जाता है। के बाद सीन्स दोबारा पास्ट में शिफ्ट हो जाता है, जहां पर विक्टर अपनी कहानी सुना रहा था। विक्टर अपनी सोच पर काम करता रहा और इंसानों को जिंदा करने के लिए तरीके ढूंढता रहा। सालों गुजर गए। जब विक्टर 30 साल का हुआ तो फाइनली उसने बिजली के जरिए इंसानों के ऑर्गन्स का इस्तेमाल करते हुए इंसानों को जिंदा करने का तरीका ढूंढ ही निकाला। अपने एक्सपेरिमेंट को लेकर वह बड़े बड़े बिजनेसमैन की एक मीटिंग के अंदर गया। वहां उसने सबको दिखाया कि उसने एक आधे इंसान को एक मशीन के जरिए जिंदा कर दिया था। यह देखकर वहां के सभी लोग डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि विक्टर किसी इंसान को इस तरह जिंदा कर गॉड को चैलेंज देना चाह रहा है और अपने आप को गॉड समझ रहा है। वह विक्टर को बुरा भला कहने लग जाते हैं और फौरन से अपना एक्सपेरिमेंट बंद करने के लिए कहते हैं। और विक्टर अपना एक्सपेरिमेंट बंद नहीं करता और वह और अपने बनाए हुए उस क्रीचर की तरफ एक बॉल फेंकता है। वो क्रीचर उस बॉल को कैच कर लेता है और वह बोलने भी लगता है। यह सब देखकर लोग काफी डर जाते हैं और विक्टर को फौरन यहाँ से चले जाने को कहते हैं। कोई भी उसके एक्सपेरिमेंट पर पैसा लगाना नहीं चाहता है। उस समय विक्टर वहाँ से चला जाता है। विक्टर उदास होकर वहाँ से चला जाता है। तभी उसे एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन का कॉल आता है। असल में उस बिजनेस के पास काफी पैसा होता है तथा उसकी अपनी जिंदगी बहुत कम रह गई थी। वो सालों से कोई ऐसा तरीका ढूंढ रहा था जिससे वह अपनी बीमारी को ठीक कर सके और अपनी लाइफ बढ़ा सके। और अब विक्टर को देखते हुए उसके एक्सपेरिमेंट के बारे में जानकर उसके अंदर भी उम्मीद जागी थी कि वह भी अपनी जिंदगी जी सकता है। वो बिजनेसमैन विक्टर से कहता है कि तुम्हें जितना पैसा चाहिए, जो भी चीजें चाहिए, तुम्हें सब ला कर दूंगा। तुम अपनी लैब बनाओ और अपना एक्सपेरिमेंट पूरा करो ताकि बाद में तुम मेरी जान बचा सको। विक्टर बहुत ज्यादा खुश था। वो अपने भाई विलियम के घर जाता है उसे यह खुशखबरी देने के लिए कि वह अपनी एक लैब बनाने वाला है। उसका भाई भी उसकी इस कामयाबी पर खुश होता है और यहीं पर विक्टर की मुलाकात होती है एलिजाबेथ से, विलियम की वाइफ से, जो विक्टर को समझाती है कि साइंस और भगवान के बीच में एक लाइन है। साइंस के जरिए बस अपना एक्सपेरिमेंट पूरा करना, कभी भी अपने आप को भगवान मत समझ लेना। खैर विक्टर एक सुनसान हवेली में चले जाता है, जिसे वह धीरे धीरे एक लैब के रूप में बदल देता है। वह 2 बड़े बड़े एंटीना भी मांगता है, क्योंकि उसे पता था कि किसी इंसान को जिंदा करने के लिए बहुत ज्यादा बिजली की जरूरत पड़ेगी और इतनी बिजली इस टाइम पर कोई बना नहीं सकता था। और पूरे इंसान को जिंदा करने के लिए उसने आसमानी बिजली के इस्तेमाल का सोचा था और यह एंटीना आसमानी बिजली को इकट्ठा करके उसके एक्सपेरिमेंट को भी पूरा करते और उसके बनाए इंसान को जिंदा कर देते। विलियम की वाइफ एलिजाबेथ, जो कि उस बड़े बिजनेसमैन की भतीजी थी, वह भी विक्टर की मदद किया करती थी तथा उस लैब को बनाने में भी उसने काफी मदद। लैब के बनने के बाद विक्टर ने काफी एक्सपेरिमेंट किए इंसान को जिंदा करने के, पर एक्सपेरिमेंट में वह कामयाब नहीं हो पाया। तब एलिजाबेथ ने उसे कहा, ऐसे नहीं, तुम बिल्कुल शुरू करो, अपने ऊपर गौर करो, जैसे तुम हो वैसा ही उसे बनाओ। विक्टर एलिजाबेथ की बात समझ गया और उसने अपना एक्सपेरिमेंट नए सिरे से शुरू किया। उसने अपनी बॉडी के मूवमेंट पर ध्यान दी और अपने बनाए क्रीचर को मूव करने के लिए उसने स्केलेटन और मसल्स को कुछ तारों से जोड़ा, जिसकी वजह से वह अपने हाथ पैर हिला सकता था, चल सकता था। उसने अपने क्रीचर के पूरे जिस्म में तारे बिछा दी। उसका
स्ट्रक्चर पूरा करने के बाद अब विक्टर को जरूरत थी उसके अंदर सारे ऑर्गन्स लगाने की। अब वह विक्टर कहाँ से अरेंज करता। उन्हीं दिनों जंग भी चल रही थी। वो जंग के मैदान से बहुत सारी डेड बॉडी उठाकर लाया और उन्हीं डेड बॉडीज के ऑर्गन्स निकालते हुए उसने बिल्कुल उसी तरह अपने क्रेचर के अंदर वो ऑर्गन्स लगा दिए जैसे एक इंसान के अंदर लगे होते हैं। इस क्रेचर्स को बनाने का प्रोसेस बहुत ही ज्यादा भयानक था। विक्टर ने एक एक डेड बॉडी काटी थी सही ऑर्गन्स ढूंढने के लिए। इस क्रेचर के अंदर उसने किसी की आंख तो किसी का नाक लगाया था। आखिर जब वह अपनी तरफ से इस पूरी बॉडी को पूरा कर लेता है तो वह इसका नाम फ्रैंकेनस्टाइन रखता है। इस बॉडी के दिल को वह एक पावर मशीन के साथ जोड़ देता है जो बिजली के जरिए उसके दिल को जिंदा कर देती। बॉडी बनाने के बाद उसे बस इंतजार था तो बस एक गरज चमक के साथ तूफान का जब आसमानी बिजली उसके एंटीना के ऊपर गिरती और वो एंटीना इस क्रेचर को जिंदा कर देती। उसने इस क्रेचर का नाम फ्रैंकेनस्टाइन रखा था। एक दिन ऐसे ही तूफान आ भी जाता है। विक्टर को लगता है कि आज उसका एक्सपेरिमेंट पूरा हो जाएगा और उसी दिन वह बिजनेसमैन जिसने पूरा एक्सपेरिमेंट करवाया था वह भी विक्टर के पास आ जाता है। विक्टर उससे कहता है कि देखो आज एक्सपेरिमेंट पूरा हो जाएगा, तुम मुझसे क्या चाहते हो। आदमी कहता है कि मैं और क्या चाहूंगा, मैं बस यही चाहता हूँ कि जब मैं मर जाऊं तो तुम मुझे भी इस बॉडी की तरह ही जिंदा कर देना और अगर तुम मुझे जिंदा नहीं कर सकते तो मेरा दिल और दिमाग इस बॉडी में डाल देना। यह सुनकर विक्टर कहता है नहीं, मैं अपनी बॉडी के साथ और छेड़छाड़ नहीं करूंगा। यह सुनकर उस बिजनेसमैन को गुस्सा आ जाता है और उन दोनों के दरमियान लड़ाई हो जाती है। ऐसे ही लड़ाई में वह बिजनेसमैन भी नीचे गिरता है और मारा जाता है। आसमानी बिजली भी उन टावर पर गिर जाती है जो विक्टर ने बनाए थे, लेकिन इसके बावजूद भी विक्टर देखता है कि उसका एक्सपेरिमेंट नाकाम था। वह क्रेचर यानी फ्रैंकेनस्टाइन जिंदा नहीं हुआ था। विक्टर अब पूरी तरह टूट चुका था। उसके सालों की मेहनत बर्बाद हो गई थी, इसलिए वह थक कर सो गया। सुबह जब वह उठा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। फ्रैंकेनस्टाइन चल सकता था, उसकी आंखों में पट्टी बंधी हुई थी। अपने इस क्रेचर को देखकर वो खुद ही डर जाता है। उसके चाल चलन बहुत ही अलग थी। जाहिर सी बात थी कि एक नॉर्मल इंसान तो था नहीं वह। वैसे भी उसका हर ऑर्गन तो किसी न किसी दूसरे आदमी का भी था। छोटे छोटे टुकड़ों में बटा यह क्रिएचर काफी भयानक दिख रहा था। विक्टर को भी उस क्रिएचर से काफी डर लगता था, इसीलिए वह उसे एक खुफिया कमरे में जंजीरों के साथ बंद कर दिया। इस क्रिएचर का दिमाग एक नॉर्मल एक नवजात शिशु की तरह था। विक्टर अब उसे बोलना सिखाता है और सबसे पहले उसे नाम देता है। हर गुजरते दिन के साथ विक्टर उससे आम इंसानों वाली लाइफ सिखाने की कोशिश करता रहा, लेकिन विक्टर एक बात भूल गया था कि दिमागी तौर पर फ्रैंकेनस्टाइन एक बच्चा है और उससे उसके साथ एक बच्चे की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। कुछ दिन गुजरने के बाद विलियम और उसकी वाइफ एलिजाबेथ विक्टर से मिलने के लिए आ जाते हैं और उसके आने पर विक्टर घबरा जाता है क्योंकि विक्टर एलिजाबेथ के अंकल को मार चुका था। तभी एलिजाबेथ को तहखाने से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। वह उसकी ओर जाती है, तभी उसका सामना फ्रैंकेनस्टाइन से हो जाता है। वह उसे देखकर काफी डर जाती है। वह विक्टर की कामयाबी को देखकर खुश थी। एलिजाबेथ उसे कुछ चीजें सिखाने का प्रयास करती है। विक्टर गौर करता है कि फ्रैंकेनस्टाइन उसकी सिखाई बातें नहीं समझ रहा बल्कि एलिजाबेथ की सिखाई बातें वह समझ पा रहा है, तो वह जेलस फील करता है। इसी गुस्से में वह अपने भाई विलियम के पास आता है और उसे कहता है कि तुम फौरन एलिजाबेथ को यहाँ से ले जाओ क्योंकि हमने जो क्रेचर बनाया है वह बहुत खतरनाक है। उसी ने एलिजाबेथ के अंकल को भी मार दिया है। वह विलियम को एलिजाबेथ के अंकल की लाश भी दिखाता है और वह उससे कहता है कि अगर तुम्हें अपनी और अपने वाइफ की जान प्यारी है तो तुम यहाँ से चले जाओ और मैं इस अपने बनाए इस क्रिएचर को भी खत्म कर दूंगा। विलियम भी अपने भाई विक्टर की बात मानकर एलिजाबेथ के साथ वहाँ से चले जाता है। जब विलियम वहाँ से चला जाता है तो विक्टर उस हवेली में पेट्रोल डालकर आग लगा देता है, जिसकी वजह से यह पूरा महल ब्लास्ट हो जाता है और विक्टर भी उड़कर बाहर निकलता है। उसकी टांग इतनी बुरी तरीके से जख्मी हुई थी कि पूरी की पूरी टूट गई। विक्टर की हालत देख के विलियम को बहुत दुख होता है। वह उसे अपने साथ ले जाता है। इसके बाद सीन यहीं से कट होकर मूवी दोबारा होकर प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ हमें दिखाया गया था कि फ्रैंकेनस्टाइन पानी से सही सलामत निकल गया था और अपना बदला लेने के लिए अब वह शिप के अंदर भी चला गया था। वह शिप में आग लगाना शुरू कर देता है। तभी कैप्टन उसके सामने आ जाता है और वह उससे पूछता है, क्या सच में तुम्हारे डैड ने जो हमें कहानी सुनाई है वह सही है? क्या तुम वाकई इतने खतरनाक हो कि तुम इंसानों को मार देते हो? फ्रैंकेनस्टाइन कहता है कि नहीं, वह आधी सच्चाई है। मैंने किसी इंसान को नहीं मारा। हाँ, मैं यह जरूर मानता हूँ कि मुझे विक्टर पर गुस्सा है। मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ उस चीज का जो उसने मेरे साथ किया। उसने मुझे जलते हुए महल में छोड़ दिया था। मैंने बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाई और बेसमेंट के रास्ते से होता हुआ मैं बाहर निकल आया। वो रास्ता जंगल से निकलता था। मैं जंगलों में कई साल तक भटकता रहा। वो कहता है कि विक्टर ने तो कभी इस बात का भी ख्याल नहीं किया कि मैं एक बच्चा था। दिमागी तौर पर उस दुनिया में मैं कैसे जीता। जानवर तक मुझे देखकर दूर भाग जाया करते थे। मैं बहुत अकेला था। जंगल में कुछ शिकारी मुझे देखते तो फौरन मुझ पर हमला करने लग जाते क्योंकि वह मुझे शैतान समझते थे। ऐसे ही एक बार कुछ शिकारी उसे देखते हैं जिससे बचकर वह भाग नहीं पाता और शिकारी उसे गोलियां मार देते हैं। अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागता हुआ एक घर के पास और वह उस घर में छुप जाता है। फिर मैंने उस घर में देखा, उस घर में काफी सारे लोग रहते थे। फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरी भी ऐसे ही एक फैमिली होना चाहिए, ऐसे ही लोग होने चाहिए जिनके साथ मैं बात कर सकूं। फ्रैंकेनस्टाइन देखता था कि एक ओल्ड मैन अपनी ग्रैंड डॉटर को कुछ पढ़ाया करता था। छुप कर वह सारी बातें समझता, उनकी भी भाषा को सुनता और सीखता और उनके बिहेवियर को नोट करता था। फ्रैंकेनस्टाइन के दिल में भी यह उमंग जगती थी कि वह भी इस फैमिली का हिस्सा बन जाए। वो देखता था कि इस तरह फैमिली
के लोग अपने अपने कामों पर जाते हैं और अपने घर की जरूरतें पूरा करते हैं। उसने भी इन लोगों की मदद करने के लिए घर की जरूरतें पूरी करने का फैसला किया। कभी वह जंगल से ढेर सारी लकड़ियों के बंडल तोड़कर लाकर इनके पास रख देता था, कभी हिरन का शिकार करके उनके घर के पास रख देता था। यह देखकर वो फैमिली हैरान हो जाती थी कि आखिर में उनकी मदद कौन कर रहा है। तब ग्रैंडपा यह कहकर टाल देते हैं कि हो सकता है कि भगवान हमारी मदद कर रहे हो। खैर कुछ साल गुजर जाते हैं और यह फैमिली घर छोड़कर शहर जाने का फैसला करते हैं, पर इनके ग्रैंडपा यहीं रह जाते हैं। तब हमें पता चलता है कि ग्रैंडपा देख नहीं सकते थे, लेकिन वह सुन जरूर सकते थे और वो हमेशा से जानते थे कि फ्रैंकेनस्टाइन उनके घर में रह रहा है। वो फ्रैंकेनस्टाइन को एक इंसान ही समझते थे और वो जानते थे कि फ्रैंकेनस्टाइन ही हमेशा से उनकी मदद कर रहा था। फैमिली के जाने के बाद फ्रैंकेनस्टाइन ग्रैंडपा के पास आ जाता है और ग्रैंडपा भी उसे एक फैमिली मेंबर के तौर पर एक्सेप्ट कर लेता है। ग्रैंडपा फ्रैंकेनस्टाइन को इंसानों की तरह जीना सिखाता है, उसे पढ़ना सिखाता है और इंसानों वाले सभी काम करना सिखाते हैं। एक दिन फ्रैंकेनस्टाइन सब कुछ सीख जाता है और ग्रैंडपा उससे बात कर रहे होते हैं। वो उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ से आए हो। फ्रैंकेनस्टाइन ये सवाल सुनकर चौंक जाता है क्योंकि उसका जवाब तो उसके पास था ही नहीं। ग्रैंडपा उसे समझाते हैं तुम्हें कुछ तो याद होगा ना कि तुम आखिरी बार कहाँ पर थे। फ्रैंकेनस्टाइन कहता है कि जहाँ से मैं आया था मुझे वो जगह याद है, मैं वहाँ पर जा सकता हूँ। ग्रैंडपा उसे समझाते हैं कि तुम वहाँ पर जाओ, तुम्हें अपनी लाइफ के बारे में पता चलेगा। ग्रैंडपा की बात मानकर फ्रैंकेनस्टाइन उसी लैब के पास आ जाता है जहाँ पर विक्टर ने उसे बनाया था। उसे वहाँ पे विक्टर के एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चलता है और उसे यह जानकर हैरानी होती है कि वह पैदा नहीं हुआ था बल्कि बनाया गया था और उसे यहीं से विक्टर का एड्रेस पता चल जाता है और वह सोच लेता है कि वह विक्टर के पास जाएगा और वह उससे रिक्वेस्ट करेगा कि वह उसके जैसा एक और क्रिएचर बना दे जिसके साथ वह इस दुनिया में रह सके, सर्वाइव कर सके। अपने बारे में जानने के बाद वह फौरन ग्रैंडपा के पास आ जाता है जहाँ वह देखता है कि ग्रैंडपा के ऊपर भेड़ियों ने हमला कर दिया है और ग्रैंडपा बिल्कुल मरने की हालत में और यह देखकर वह बिल्कुल टूट गया। वह उससे बातें करने लगता है और इसी बातचीत के दौरान उस ग्रैंडपा के बेटे वहां आ जाते हैं जहां वे फ्रैंकेनस्टाइन को एक मॉन्स्टर समझ लेते हैं और पीछे से ही उसके ऊपर गोलियां चला देते हैं। फ्रैंकेनस्टाइन उनसे बचने के लिए बाहर की ओर भागता है। आखिर में वह गिर जाता है। अगले दिन उसे दोबारा होश आ जाता है। अब उसे पता था कि उसे अब क्या करना है। उसे विक्टर के पास जाना था। विक्टर का एड्रेस भी उसे पहले ही मिल चुका था। सफर तय करते हुए जब वह विक्टर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि विक्टर और उसका भाई विलियम पार्टी कर रहे थे। यह देखकर उसे गुस्सा आ गया कि वो इस दर्द में जिंदगी गुजार रहा है और विक्टर अय्यासे की जिंदगी जी रहा है। इस गुस्से में आकर वह विक्टर पर हमला कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। विक्टर भी उससे कहता है कि तुम मुझे मार दो, मुझे अफसोस है कि मैंने तुम जैसे क्रिएचर को बनाया। मैं तो उस दिन से पछता रहा हूँ जिस दिन से मैंने तुम्हें बनाया। फ्रैंकेनस्टाइन उससे कहता है कि मैं मॉन्स्टर नहीं हूँ, पर विक्टर उसकी बात नहीं सुनता और वह फ्रैंकेनस्टाइन पर गोली चला देता है। पर एलिजाबेथ फ्रैंकेनस्टाइन के सामने आ जाती है और एलिजाबेथ को गोली लग जाती है। इससे फ्रैंकेनस्टाइन दोबारा टूट गया क्योंकि ग्रैंडपा और एलिजाबेथ ही थे जो कि उसे इंसान समझते थे। दुख में वह एलिजाबेथ को गोद में उठाकर पार्टी से बाहर निकल जाता है। अपनी वाइफ के डेथ के बाद विलियम भी सदमे में आ जाता है। वह विक्टर से कहता है कि तुमने सब बर्बाद कर दिया। अब विक्टर को फ्रैंकेनस्टाइन पर बहुत गुस्सा आ गया था क्योंकि उसकी वजह से उसके भाई की जिंदगी खराब हो चुकी थी। वह बदला लेने के लिए फ्रैंकेनस्टाइन के पास दोबारा वापस आ जाता है। विक्टर उससे कहता है कि मैं तुमसे बदला लेकर ही रहूंगा। यह सुनकर फ्रैंकेनस्टाइन कहता है कि अगर तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो तो तुम मुझे ढूंढ लेना और वह वहाँ से चला जाता है। और ऐसे ही कई साल गुजर जाते हैं। काफी सालों तक विक्टर भी फ्रैंकेनस्टाइन का पीछा करता रहा, कई ऐसी सारी चीजें लेके जिससे कि वह फ्रैंकेनस्टाइन को मार सकता था। और आखिर में फ्रैंकेनस्टाइन उसके सामने आ जाता है और वह उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारे पास क्या है ऐसी चीज जिससे तुम मुझे मार सकते हो। लाओ मुझे दो, मैं खुद अपने आप को मारूंगा, लेकिन अगर मैं न मरा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन के हाथ में डायनामाइट पकड़ा देता है। फ्रैंकेनस्टाइन ब्लास्ट हो जाता है पर हमेशा की तरह वह मरता नहीं। अब वह विक्टर के पीछे पड़ चुका था क्योंकि अपने कहे के मुताबिक उसने विक्टर को मारना था। जो फ्रैंकेनस्टाइन विक्टर को टॉर्चर कर रहा था, उसे मार रहा था, तो वह कैप्टन और उसके लोगों को मदद के लिए बुलाया था। यह वही सीन था जो हमें मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया था। प्रेजेंट में फ्रैंकेनस्टाइन ही कैप्टन और विक्टर को अपनी कहानी सुना रहा था। फ्रैंकेनस्टाइन विक्टर से कहता है कि मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहता था, दिल से आपको मारना भी नहीं चाहता था, बस मैं इतना चाहता था कि मैं आपको ढूंढूं और आपसे कहूं कि मेरे जैसा एक और बना दो जिसके साथ मैं जिंदगी गुजार सकूं। उसकी यह बात सुनकर विक्टर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह उससे माफी मांगता है कि मैंने तुम पर रहम नहीं किया जिसे मैंने खुद बनाया था। विक्टर की हालत बहुत खराब थी, वह मरने वाला था और मरने से पहले वह फ्रैंकेनस्टाइन से कहता है कि तुम्हें जीना होगा, मेरी जगह तुम्हें जीना होगा और मुझे माफ करना होगा। फ्रैंकेनस्टाइन भी विक्टर को अब माफ कर देता है। इस एंडिंग को देखकर शिप के सभी लोग दुखी हो जाते हैं और रोने लगते हैं। आखिर में फ्रैंकेनस्टाइन शिप से उतर जाता है और वह इस शिप को इस बर्फीले बर्फ से आजाद कर देता है और समुद्र में भेज देता है। सभी लोग आजाद हो जाते हैं। फ्रैंकेनस्टाइन इंसानों को दोबारा अपने से दूर जाते हुए देखकर दोबारा दुखी हो जाता है और वह ठान लेता है कि वह अपनी जिंदगी अकेले ही गुजारेगा। इस तरह उसे दिखाते हुए यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है।